मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चे जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर वीडियो में पूरा अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सेशन रहेगा आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शिक्षा शास्त्र महत्वपूर्ण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। पहला ही जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? देखिए, सुनामी की बात हो रही है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? ये हम लोग का प्रश्न संख्या पहला है। तो जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब सुनामी के बारे में, तो यहाँ पर समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, कहलाता है। और जापान में समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। समुद्री तूफान जो होता है उसे ही हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो जापान में जो समुद्री तूफान होता है उसे सुनामी बोलते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है, मतलब कहने का मतलब है कि जब धरती हिलती है या धरती के अंदर जब कोई हम लोग हलचल देखते हैं, जब भी धरती है, जमीन है, भूमि है, उस भूमि के अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल देखने को मिलती है या हलचल होता है, तब वो जब हम लोग रिएक्टर स्केल पैमाने पर, या तो ये जब मेजरमेंट किया जाता है तो कहा जाता है भैया कि भूकंप है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भूकंप आता है या भूकंप है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो सुनामी बन जाता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जब ये भूकंप क्या होगा, ये भूकंप जो रहेगा समुद्र के रूप में, नहीं समुद्र में जब ये भूकंप आता है, यानी जब समुद्र में उथल-पुथल देखने को मिलता है तो सुनामी बन जाता है। क्या बन जाता है? सुनामी बन जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं सुनामी। यानी कि समुद्र में उठा तूफान ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। तो समुद्र में उठने वाला जो तूफान होता है उसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। जैसे मुंबई वगैरह में देखिए बहुत पहले आया हुआ था ना कि सुनामी की वजह से, या टी सुनामी वाला जो आया था, कोई ना कोई एक ऐसा चक्रवात टाइप में होता है। समुद्र में ऐसे तूफान उठते रहते हैं ज़्यादातर तो। और ये बहुत ही विध्वंसक होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी चीज़ें होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, ये शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को। और सबसे महत्वपूर्ण कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, अगर स्टेट बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। डीजे सर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फ्री लेक्चर रेगुलरली चैनल जो प्रोवाइड कराता है आप लोगों को फ्री में। यूट्यूब पर आप लोगों को क्लासेस मिल रहे हैं, तो कुछ एमबी खर्च करके आप लोग इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो डिस्टेंस इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए और इस चैनल को दूर तक फैलाइए। ठीक है, और डिस्टेंस यदि थोड़ा सा वीडियो कहीं पर भी आप लोग को अच्छा लगता है तो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और बेहतर करने का वर्क करने में इंटरेस्ट और बढ़ता है। स्त्री शिक्षा के मार्ग में चार बाधाएं क्या है? देखिए डिस्टेंस हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्त्री शिक्षा के मार्ग में चार बाधाएं। देखिए बाधाएं तो कई प्रकार की होती हैं। कुछ यहाँ पर बाधाओं के बारे में बात हम लोग करेंगे। बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से स्त्री शिक्षा का जो शिक्षा होता है वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग खासतौर पर छोटे शहरों के बारे में बात करें, कस्बों और गाँव में, तो उन्हें कदम-कदम पर छींटा-कसी, छेड़खानी और भेदभावपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी छोटे शहरों के बारे में अगर हम लोग बात करें, कस्बों के बारे में बात करें, गाँव में बात करें, तो उन्हें कदम-कदम पर छींटा-कसी, छेड़खानी और भेदभावपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त करना पड़ता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आए दिन छिड़काने के कारण क्या होता है, लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की खबरें। देखिए गाँव वगैरह में भी जो होता है, और कभी-कभी ग घटनाएँ भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल भी जाती है कि यहाँ पे ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। कई दिनों से वो लड़की बोल रही थी, मना कर रही थी, तो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आए दिन छिड़काने के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ देने की खबरें आती रहती हैं। सच्चाई ये है कि लड़कियों की शिक्षा के मार्ग में 2 बड़ी बाधाएँ क्या हैं, शौचालय और सुरक्षा की कमी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ होता है, महत्वपूर्ण है शौचालय के बारे में बात अगर करें तो यहाँ पे देखिए बड़ा पहल भी निकाला गया बड़े पैमाने पर कि शौचालयों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, ना? हर घर में शौचालय का भी देखिए निर्माण धीरे-धीरे किया गया। और सुरक्षा की कमी, तो सुरक्षा की कमी जो होता है डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं दे पाते हैं लोग तो कुछ न कुछ घटनाएँ जो होती हैं वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाती हैं, जो सही नहीं होती हैं और विध्वंसक रूप में होती हैं। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में, प्रश्न संख्या 3 की ओर, ठीक है?
जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो प्रश्नों की संख्या में देखिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग का क्या है? शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? तो देखिए शिक्षा को देखिए यहाँ पर केंद्र में अगर कहा जाए तो मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो शिक्षा को रखा गया है, ठीक है? प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन रखी गई है? तो शिक्षा को जो रखा गया है वो मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो चलिए इसी बात पर मैं आप लोग को एक छोटा सा वर्क दे दूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मानव संसाधन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? यानी मानव संसाधन मंत्रालय के मुखिया कौन है? मतलब कौन मानव संसाधन मंत्रालय को चला रहे हैं? तो बताइए डिस्टेंस मानव संसाधन मंत्री इस समय कौन है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये केवल बताने की बात नहीं है, यदि आप इसको बताते तो एक तरीके से आप की तैयारी और बेहतर हो रही है, ठीक है? और कहीं यही ना पूछ दे, क्योंकि वर्तमान में देखिए वित्त मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी उसमें भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है? तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 4 में जनरेशन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है इसको तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखिए किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना क्यों आवश्यक है। अगर बात हो रही है देखिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि यह सलामती की एक स्थिति है, जिससे किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का, अपने कार्यकुशलता का क्या होता है? एहसास रहता है। वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम होता है। तो डिस्टेंस कहा जाता है उसको कि व्यक्ति जो है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अगर वो ठीक है तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर ये उसके अंदर ये सभी भावनाएँ जो होती हैं वो निश्चित तौर पर देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो मानसिक स्वास्थ्य का ठीक होना ये बहुत ही अति आवश्यक तथ्य है और होना भी चाहिए। और शिक्षा शास्त्र में भी इसका जो ज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या है? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? देखिए भारत में क्या हुआ था सन 1991 में, भारत में सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान। देखिए पहले पहले तो याद रखिएगा, सन याद रखिएगा कि 1991 में आया था भारत में, सन 1991 में स्थापित राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का जो मुख्य लक्ष्य था, समस्त प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाना। ठीक है? जितने भी प्रौढ़ स्त्री पुरुष रहेंगे, उनको क्या किया जाएगा? साक्षर किया जाएगा, मतलब उनको एजुकेटेड बनाया जाएगा तथा पर्याप्त जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो उनके जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जीवन उपयोगी तथ्य है, पर्याप्त जीवन उपयोगी जो तथ्य रहेंगे, उनके प्रति भी उनको क्या किया जाएगा? जागरूक बनाना है। ठीक है? ये भी काम जो करने का काम रहेगा, वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा गया। और ये याद रखिएगा कब जोड़ा गया था? सन 1991 में। ये प्रश्न जो है डेढ़ देखिए ये टॉपिक भी जो है आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी छोड़िएगा नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक नंबर आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही छोटा नंबर है यहाँ पर। इससे आप व्हाट्सएप पे क्या आसानी से जुड़ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी है मैं रेगुलरली आप लोग क्लासेज ले रहा हूँ, तो इसका पीडीएफ वगैरह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो बहुत सारे मेरे पास कंटेंट वगैरह हैं उपलब्ध, तो मैं आप लोगों को वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को लाभान्वित कीजिए। और ये जो 950 690 250 7 नाम का नंबर है, इससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। और इस ये जो डीजे का चैनल है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो है, लेकिन ये जो वर्क करता है वो सभी स्टेट, ये जो अदर स्टेट के बच्चे जैसे हो गए आप लोग के बिहार बोर्ड का देखिए एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है, उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, ठीक है ना? बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और उसके साथ ही साथ एमपी बोर्ड, तो ये सभी के सभी बोर्डों को जो है कवर करने वाला है चैनल है जिसका नाम है डीजे शर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोग का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सह शिक्षा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डिस्कस क्या है, सह शिक्षा क्या है? सह शिक्षा के बारे में हम लोग बात करें तो वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें लड़का एवं लड़की दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी विद्यालय होते हैं या महाविद्यालय होते हैं जिसमें महिला महाविद्यालय कहा जाता है, मतलब महिला नाम जोड़ दिया जाता है पहले से ही। तो जैसे सीएचएस हम लोग बात करते हैं, बॉयज़ के बारे में बात करते हैं, गर्ल्स के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर उनका अलग अलग तरीके से होता है।
तो ऐसे क्या होता है इसमें कि जो बेसिकली इसमें जब सभी लोग शामिल होते हैं और शिक्षा में क्या होता है, लड़का एवं लड़की दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बहुत सी जगहों पर होता भी है कि वो साथ भी क्लासेस चलते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पैटर्न वगैरह होते हैं उसमें मुख्य रूप से देखते हैं कि लड़के लड़कियां जो होते हैं दोनों को साथ में जो एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? सांस की तकलीफ जो है किस प्रकार के प्रदूषण का कारण है? ठीक है, तो ये है वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 हो जाएगा और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आप लोगों का। थॉर्नडाइक के अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या है? थॉर्नडाइक, देखिए शिक्षा शास्त्र की बात हो गई और उसके साथ ही साथ मनोविज्ञान की बात हो गई। तो ये जो प्रश्न है, मैं इस प्रकार से भी कुछ प्रश्नों का चयन कर रहा हूँ जो कि आपके दोनों सब्जेक्टों के लिए कोरिलेट करेंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो है शिक्षा शास्त्र में का प्रश्न है, लेकिन ये आप लोगों के लिए मनोविज्ञान में भी ये प्रश्न जा सकता है, और जा सकता है क्या है वो है ही, तो इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और मनोविज्ञान के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थॉर्नडाइक के अनुसार देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है? देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है, क्यों लाया गया, ये तो बड़ी चीज़ें बातें हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग को बात करना है लघु उत्तरी के बेस पर, ठीक है, या तो अति लघु में अगर आप लोगों से पूछ देता है तो आप किस प्रकार से उत्तर देंगे। देखिए थॉर्नडाइक व हेगन के अनुसार उन्होंने क्या बताया था उपलब्धि परीक्षण को। जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है उपलब्ध किए हुए जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी, मतलब आपने अभी तक क्या चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। यानी जब किसी को मान लीजिए कोई चीज़ सिखाया गया, जैसे कोई एक बच्चा है, कोई पार्टिकुलरली जैसे ए से लेके जेड तक आप सिखा रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो मतलब पूरा का पूरा देख रहे हैं, तो आप उसमें से फिर क्या कर रहे हैं, उपलब्धि परीक्षा का मतलब होगा कि अब उसमें से वो उसने कितना सीखा है या कितने के बारे में वो बेहतर तरीके से बता सकता है। तो उसी के बारे में पूरा का पूरा जो अध्ययन होता है वो उपलब्धि परीक्षण होता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, और इसका जो प्रयोग होता है वो बड़े पैमाने पर होता है थायराइड का। और डिस्टेंस हम लोग भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षणों को जब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हम लोग पढ़ते थे बीएचयू में, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को कुछ चीज़ों का परीक्षण कराया जाता था। बड़ा ही ज़बरदस्त लगता था वहाँ पर परीक्षण जब कराया जाता, तो मनोविज्ञान के भी बहुत से प्रैक्टिकल वगैरह किया जाता था, बुद्धि परीक्षण की जो बातें होती थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हम लोग क्या, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं। देखिए इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके साथ ये प्रश्न जोड़कर भी पूछ सकता है आप लोगों का। ये लघु में भी जा सकता है आपका, अगर अति लघु में भी अलग अलग पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर डिस्कशन इस प्रकार से क्वेश्चन का रिलेटेड करके चल रहा हूँ डिस्कशन, जिसमें कि आप लोगों का क्या होगा, वो लघु रहे चाहे अति लघु रहे, दोनों को वो कवर करेगा, और उसके साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र के साथ साथ मनोविज्ञान जैसे आपके महत्वपूर्ण विषय को भी कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न में। अब ये देखिए यहाँ पर फिर जब हम लोग बढ़ते हैं तो बालकों की उपलब्धि के बारे में हम लोग चले, तो देखिए बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। देखिए उपलब्धि परीक्षण को कई कई जगहों पर किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सामान्य स्तर मतलब कोई बालक की जो उपलब्धि क्या है उसका सामान्य स्तर क्या है, और उसके सामान्य स्तर का पता करके उसी के आधार पर उसके अंदर जो चेंजिंग रहेगा, परिवर्तन रहेगा, वो किया जा सकता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। बालकों के विभिन्न विषयों की तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जो किया जाता है परीक्षण, वो होता है उपलब्धि परीक्षण। तो इस तरीके से देखा जाए तो उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं जो हैं वो एक दो नहीं है, बल्कि वो बड़े पैमाने पर हैं और सफल भी है। ये सभी परीक्षण जो होते हैं, इन सभी परीक्षणों से बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, परिवर्तन भी होता है, देखने को भी मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर, और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा डिस्कस। ये शिक्षा शास्त्र का जो महत्वपूर्ण सेशन आप लोग के लिए मिला है, और उसके अलावा डिस्कस कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग पार्ट में जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लोग दे सकते हैं। इसीलिए डिस्कस मैंने नंबर जो दिखाया आप लोग को, वो नंबर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उस नंबर के थ्रू भी आप लोग अपनी व्यवस्थाओं को जो बातें हैं, दिक्कतें हैं, तो उसे आप पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों को जो संतुष्टि भरा जो है सलूशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा बताइए। आइए हम लोग बढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में।
देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पार्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब होता है कि स्वास्थ्य के नियमों को भी खोजना एवं उनका अध्ययन करना। मानसिक स्वास्थ्य क्या काम करता है? जो स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उसका अध्ययन करना और उसकी कमियाँ जो हैं, उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको पूरा करना, ये होता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। यह विज्ञान इस प्रकार की परिस्थितियों में वातावरण बनाने का प्रयास करता है कि मानसिक रोग पनपने ही न पाए। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी वजह से वो प्राप्त होते हैं, होने के पीछे वजह होता है ना कोई न कोई। यह विज्ञान इस प्रकार की परिस्थितियों में वातावरण बनाने का प्रयास करता है कि मानसिक रोग पनपने ही ना पाए। मतलब उस समस्या को आने से पहले ही उससे क्या किया जाए? सॉल्व किया जा सके, उसको दूर किया जा सके और ऐसी समस्याओं से वो व्यक्ति को बचाया जा सके। इसके लिए देखिए क्या होता है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है चाहे कोई भी आप छोटा-सा काम करें, चाहे बड़े लेवल पर काम करें, आज के समय में तो जान रहे हैं कि हर चीज़ों का प्रचार और प्रसार होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इतने साबुन हो गए, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैनों की कंपनियाँ हैं, तो कंपनी के जो माल वगैरह हैं, वो निश्चित तौर पर रोज़ धड़ल्ले से वो बिक रहे हैं, बड़े पैमाने पर वो बिक रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका प्रचार वगैरह जो होता है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती। हर दीवालों पर, हर चैनल पर, हर व्यवस्थाओं पर आप लोग देखेंगे जब यूट्यूब चैनल भी कोई किसी का है, तो उस पर जैसे हो गया, किसी चैनल पर हो गया, कोई डिश देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, मतलब मोबाइल देख रहा है, तो हर जगहों पर ऑनलाइन रहे चाहे ऑफ़लाइन रहे, हर जगहों पर प्रचार और प्रसार ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों में उनका प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत तथा व्यक्तियों को इस दिशा में जागरूक किया जाता है। तो जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति उस काम के प्रति, उस रोग के प्रति जब सचेत हो जाता है, जागरूकता हो जाती है, तो फिर लोग सावधानी की बात करते हैं, बरतते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो डिस्टेंस शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और निश्चित तौर पर मैं ऐसे ही दीर्घोत्तरी के लिए, लघुत्तरी के लिए सभी सब्जेक्टों के लिए डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी पहले भी दे रखे हैं और यहाँ पर मैं नियमित देता भी जाता हूँ आप लोग को। तो लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है? और यहाँ आप जो देख रहे हैं, देखिए जो नंबर है आप लोगों को 950, ठीक है, 690 और यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का 285 और उसके साथ ही साथ ये हो जाएगा आप लोग का लास्ट में 7। ठीक है? नंबर देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा इसको 950, 690, 285, 7 नाम का जो ये नंबर है इससे खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों? और इसे अपने क्लासमेट पर जितने भी दूर-दराज के बच्चे हैं उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का चैनल है, लेकिन इस चैनल से जो लाभान्वित होने वाले बच्चे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, बल्कि बिहार बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के हैं, पंजाब बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं। तो ऐसे जो भी उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो ज़िले हैं, तो 8-10 ज़िलों को और धीरे-धीरे ये एनसीईआरटी बेस पर जब बातें हो रही हैं, तो ये धीरे-धीरे भारतवर्ष को भी ये कवर करने वाला चैनल बन जाएगा, जिसका नाम है डीजे सर। तो डिस्टेंस से इस चैनल से खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को लाभान्वित कीजिए और रेगुलरली स्टडी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का ज़्यादा दूर नहीं है। बिहार बोर्ड का तो टाइम टेबल भी आ गया और उस टाइम टेबल में बिल्कुल भी गैप नहीं है और यदि आप लोग लापरवाही करेंगे तो इसका पश्चाताप आप लोग को ही झेलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। इस उद्देश्य के साथ वीडियो से इस चैनल से जुड़िए और आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ समय तक तो अब ये 1 से 2 महीने आप लोग को नंबर के लिए भी पढ़ना होगा। ठीक है? मैं ये भाई नंबर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के समय में नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है? आधे नंबर, 1 नंबर, कुछ पॉइंट से नंबर से भी कटता है इंसान तो सिलेक्शन से वो दूर रह जाता है। तो ये आप लोगों के दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। जब भी आप बोर्ड में बैठे यहीं से आप लोग जान जाएँ कि हाँ, नंबर का कितना महत्व है। तब भविष्य में इसका सदुपयोग आप अच्छे से कर पाएँगे।